हेलो दोस्तों, जीके हर डे में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 21 जुलाई की करंट अफेयर की और हर क्वेश्चन के साथ हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की एनर्जी ड्रिंक के साथ। ये है, नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। मतलब दोस्तों ये है कि हमें सही की पहचान भी तभी होती है जब हमें ये पता होता है कि गलत चीज़ क्या है। ठीक इसी तरह हमारे स्टडी में भी यही होता है कि व्यक्ति सफल तभी होता है जब उसे पता होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। आज जंक फूड डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो जंक फूड डे हमारा 21 जुलाई को मनाया जाता है। जंक फूड डे 1972 में ये वर्ड पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। और जंक फूड से क्या मतलब है? ऐसा फूड जो कि हाई कैलोरी में हो और इसमें पोषक तत्व बहुत ही कम हो, ठीक है, और इसमें फ़ैट की मात्रा बहुत ही हाई हो, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर हम इसको ज़्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। लाइक हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स और जो भी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए 21 जुलाई के दिन को बोला गया कि इस दिन हम लोग जंक फूड डे मनाएंगे और ये हमारा चीटिंग डे होगा और इस दिन हम लोग किसी भी तरह का फूड खाएंगे, ठीक है। हालांकि इसको कहीं कहीं जगह पे देखा जाता है कि इसको 1950 में ये यूएसए में पॉपुलर हुआ था ये, और इस दिन काफ़ी मात्रा में लोग बाहर आके जंक फूड को खा रहे थे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियम की शुरुआत की है? ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियम की शुरुआत की है, ये है यूरोपीय संघ, ठीक है। ये है यूरोपियन यूनियन के सारे देश, ठीक है। इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं कि ये लिया क्यों गया है। एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको 55% कम करने के लिए ये नियम लिया गया है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो काफ़ी प्रदूषण कर रही हैं। बाहर रोड पे लोग काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से प्रदूषण कर रहे हैं, जिससे क्या है कि ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ती जा रही हैं और यहाँ अर्थ का जो टेम्परेचर है, जलवायु है, वो बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस पर इन्होंने बोला कि इसको स्ट्रिक्ट नियम लगाने के लिए जो विदेशी कंपनियां हैं या जो बड़ी कंपनियां हैं उन पे क्या है कि कर लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए कि ये जितना ज़्यादा अगर प्रदूषण करेंगे उतना ही उनसे टैक्स लिया जाएगा इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। और इसकी जो बैठक है ये 14 जुलाई को ब्रुसेल्स में हुआ था और इसमें 12 प्रमुख पार्टों पे बात की गई थी, ठीक है। अब ये रहा यूरोपियन संघ, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यूरोपियन संघ ये 27 देशों का समूह है। कितने? 27 देशों का समूह है, ठीक है। और इस पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल यूनियन बना के इसमें बातचीत होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1 नवंबर 1993 को। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के मुख्य न्यायाधीश NB रमण द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो ये हैं हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन्होंने फास्टर योजना को लॉन्च की है। अब फास्टर योजना क्या है? फास्टर का मतलब है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं या जो जेल के अथॉरिटी हैं उनको इस माध्यम से, डिजिटल माध्यम से उनको तुरंत सूचित किया जा सके। जैसे कि उनको बताया जा सके कि बेल कब देना है या ऑन जो ऑर्डर हैं वो इस माध्यम से भेजा जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा। ये राजस्थान की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अब इसमें क्या है कि किसानों के बिजली बिल में छूट दिया जाएगा, उनको अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। कितना? वो 1000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और ये जो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है इसका जो बजट है ये है 1450 करोड़ रुपया, ठीक है। अब बात है राजस्थान की। तो राजस्थान के जो हमारे
सीएम हैं वो अशोक गहलोत जी हैं और गवर्नर हैं कलराज मिश्र जी। ठीक है, और यहाँ का जो कैपिटल है वो जयपुर है और ये जयपुर की जो स्थिति है इसको 1727 में महाराज सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो है राजकीय पक्षी है वो है गुंडावण, राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, राजकीय पुष्प है रोहिणी, राजकीय पशु है ऊँट या और चिंकारा। यहाँ की सबसे जो लंबी नदी है वो चंबल नदी है। ठीक है, और यहाँ पे जो राजकीय नृत्य है वो है घूमर और गीत है केसरिया बालम पधारो मारे देश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत के जयनगर से किस देश के लिए ट्रेन का सफल परीक्षण हुआ है? तभी भारत के जयनगर से सफल परीक्षण हुआ है नेपाल के लिए। ठीक है, नेपाल में एक जगह है कुर्था। ठीक है, कुर्था ये महोत्तरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो जयनगर से कुर्था के लिए ट्रेन चली है जिसकी टोटल लंबाई थी 34.54 किलोमीटर। ठीक है, और ये जाएगी कहाँ? जयपुर से मधुबनी, मधुबनी से कुर्था, कुर्था से मधुबनी, मधुबनी से जयनगर, जयपुर नहीं जयनगर। तो अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी है वो काठमांडू। यहाँ के जो पीएम हैं शेर बहादुर देउबा, ये अभी बने हैं शेर बहादुर देउबा जी। ठीक है, ये अभी यहाँ के पीएम बने हैं। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि राष्ट्रपति हैं, मुख्य हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी जी। और यहाँ का जो करेंसी है नेपाली रुपी है। और नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ लैंड ही है, इसके चारों तरफ कोई समुद्र या कोई नदी टाइप का नहीं है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी हाल ही में किस बल्लेबाज ने 81 पारी में 14 शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये 81 पारी में वनडे में ही ये 14 शतक लगा दिए हैं। तो ये हैं बाबा आजम जी। ठीक है, वनडे मैच में अभी तक इतना जल्दी शतक लगाने वाला कोई भी खिलाड़ी नहीं है जितना जल्दी ये बाबा आजम जी ने लगा दिया है। और ये बाबा आजम जी कौन है? ये रहे बाबा आजम जी। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है, और इन्होंने अभी अभी हासिल अमला का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब ये हासिल अमला जी का जो रिकॉर्ड था वो क्या था? ये 84, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हासिल अमला जी ये 84 मैच में अपना 14 शतक बनाए थे। और अगर यही देखें डेविड वार्नर तो ये बनाए थे 98 मैच में 14 शतक। और अपने देश के जो विराट कोहली जी हैं इंडियन कैप्टन, ये 103 मैच में बनाए थे। ठीक है, ये रहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में नियुक्त किया गया है सीमा नंदा जी को। ठीक है, अब ये भारतीय मूल की महिला हैं। ठीक है, और ये डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की पूर्व सीईओ भी रह चुकी हैं। और ये अभी 48 साल की हैं। और जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन जी, ये बोले कि ये क्या है कि हर मुश्किल घड़ी में ये हमारे जो सोशल वर्क हैं इसके साथ खड़ी थी, इसलिए इन्हें सीनेट के श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनाया जाता है। और ये बराक ओबामा के समय चीफ स्टाफ और डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुकी हैं। और ये उप सॉलिसिटर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। ठीक है, ये रही सीमा नंदा जी। ठीक है, ये हार्वर्ड लॉ स्कूल के लेबर एंड वर्क लाइफ प्रोग्राम की एक फेलो हैं। और ये बोस्टन यूनिवर्सिटी और बोस्टन लॉ कॉलेज से स्नातक भी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है हमारे अर्जुन मुंडा जी ने। और इनके ये हैं कौन? ये केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं। ये रहे अर्जुन मुंडा जी, ये है केंद्रीय जनजातीय मंत्री। और इनके साथ एक और थे धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, ये कौन है? ये शिक्षा मंत्री हैं। तो ये दोनों लोग मिल के स्कूल ऑफ इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसके माध्यम से 50,000 टीचरों को, ठीक है ना, जो स्कूल के टीचर हैं, इनको
टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, क्रिएटिविटी के बारे में बताया जाएगा, प्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा, नए नए आइडियाज़ कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि वो आने वाले समय में स्कूल के छात्रों को इसकी सारी शिक्षा दे सकें। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में कहाँ में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो ये भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इसकी घोषणा की है केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? किशन रेड्डी जी। ठीक है, इनके द्वारा ये घोषणा किया गया कि नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान खोला जाएगा, जिसमें कि संस्कृति की उच्च शिक्षा में हेल्प मिलेगा। लोग यहाँ पे आके रिसर्च कर सकते हैं और लोगों के लिए नए नए विषय भी खुलेंगे, जैसे कि MA और PhD वालों के लिए कला और इतिहास में, संरक्षण में, संग्रहालय विज्ञान में, पुरातत्व, पुरालेख और मुद्रा शास्त्र और पांडुलिपि विज्ञान में भी रिसर्च करने की संभावनाएँ बढ़ सकेंगी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में स्पार्कन्स ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीता है हमारे विश्वनाथन आनंद जी ने। स्पार्कन्स ट्रॉफी दी जाती है चेस में। ठीक है, और अभी विश्वनाथन जी जीते हैं, तो ये हराए किसको हैं? ये रसिया के व्लादिमीर क्रैमनिक को हराकर ये विजेता बने हैं। और ये मैच हुआ कहाँ था? ये डोर्टमंड में हुआ था। तो ये 3 चरण हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले चरण में विश्वनाथन आनंद जी जीत गए थे, दूसरा भी ड्रॉ रहा और तीसरा भी ड्रॉ रहा। तो कुल मिला जुला के ये विजेता बन गए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए, ध्यान से देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद। आप सभी के प्रश्नों का और सुझावों का हमें कमेंट में इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।